शरीर में कुछ न कुछ तकलीफ प्रॉब्लम होते रहते हैं और जब भी कोई तकलीफ प्रॉब्लम होता है तो हमें ध्यान आता है कि इसका कोई न कोई उपचार होना चाहिए। और उपचार हम दवाइयों के माध्यम से ढूंढते हैं और दवाई जो आज उपलब्ध है उसमें एलोपैथी दवाई सर्वसुलभ है, परंतु एलोपैथी दवाई का साइड इफेक्ट है और ये सप्रेसिव मेडिसिन होता है। ये बीमारी को भी दबाती है और नस नाड़ियों को भी दबाती है और इस तरह से ये बीमारी को बरकरार रखता है, थोड़ा सा रिलीफ देता है। तो ये सप्रेसिव मेडिसिन होता है, इसलिए साइड इफेक्ट होने के कारण से इसका प्रयोग करना हानिकारक है। और दूसरा चीज, एलोपैथी दवाई केमिकल होता है। केमिकल दवाई शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी दवाइयां हैं वो होम्योपैथी है। होम्योपैथी दवाई के भी साइड इफेक्ट होते हैं, परंतु एलोपैथी से कम है। और तीसरी जो दवाई है वे आयुर्वेदिक हैं। आयुर्वेदिक दवाई केमिकल ना होकर हर्बल होते हैं और इसलिए इसका साइड इफेक्ट कम है और उसकी उपलब्धता भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। आयुर्वेदिक औषधियों के भी साइड इफेक्ट हैं, परंतु बहुत कम। और हम लोग आयुर्वेदिक औषधि की सेवन करते हैं, परंतु आज कल इसके प्रति उपेक्षा और नाराजगी जनता में आती जा रही है। कारण है कि आयुर्वेदिक औषधि का प्रभाव नहीं पड़ना, प्रभावहीनता की कमी। जब भी हमारे शरीर में कोई रोग बीमारी होते हैं तो हम वैद्य जी के पास जाते हैं। वैद्य जी हमारा नाड़ी परीक्षण करके हमारे रोग बीमारी को बताता है और बताने के बाद वो औषधि के नाम लिखकर एक मार्जिन पर्ची बना के दे देता है और उस पर्ची को ले जाकर पंसेरी के दुकान में आप दे देते हो। पंसेरी का दुकानदार औषधि तोड़कर आपको दे देता है और उन औषधियों को कूट पीट कर पाउडर बनाकर आप सेवन करते हैं, परंतु उन औषधियों का प्रभाव नहीं पड़ता। तब आप अंततः फिर से एलोपैथी दवाई लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं और इस तरह से आयुर्वेदिक औषधियों के प्रति
लोगों में उपरामता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो इसका कारण है काष्ठ औषधियां साल भर तक यदि प्रयोग कर लो तो उसका प्रभाव मिलता है। साल भर से ज़्यादा हो गई काष्ठ औषधि तो उसके अंदर कोई गुण नहीं होता, उसका फिर प्रभाव हमें नहीं पता चलता। पंसेरी की दुकान में जो भी औषधि रखे हुए हैं 5, 10 साल, 15 साल से ऐसे रखे हुए हैं, और जब आप पर्ची देते हो तो उन्हीं में से तौल कर वो आपको दे देता है और उसको कूट पीट कर आप खाते हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहले वैद्य लोग पेशेंट को देखते थे और देखकर विचार करते थे कि इसको किस तरह की औषधि की जरूरत है जिससे कि ये ठीक हो जाए। वो स्वयं जंगल में जाते थे, गोचर जमीन में जाते थे, उस औषधि को ढूंढ कर लाते और कूट पीट कर मरीज को खिला देते थे, मरीज तुरंत ठीक हो जाता था। तो काष्ठ औषधि जितना ताज़ा हो उतनी ज़्यादा प्रभाव करता है, जितना पुराना हो उतना उसका प्रभाव खत्म होते चला जाता है। ये आयुर्वेदिक औषधियों की गड़बड़ियाँ हैं और इसीलिए इसी कमी को दूर करने के लिए ऋषि मुनि योगियों ने आसव और अरिष्ट का निर्माण किया। आसव अरिष्ट जितना पुराना होगा उतने ही उसके गुण ज़्यादा प्रभावकारी होगा। काष्ठ औषधि जितना पुराना होगा उतनी बेकार होता जाएगा, परंतु आसव अरिष्ट जितना पुराना होगा उतने उसके गुण ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे, ज़्यादा प्रभावकारी होगा। तो इसीलिए आसव अरिष्ट का निर्माण किया गया है। आसव अरिष्ट में जैसे कुमारी आसव, अशोकारिष्ट, दशमूलारिष्ट, आपके पंचारिष्ट इत्यादि अनेक औषधियाँ हैं। अश्वगंधारिष्ट, दशमूलारिष्ट, इस तरह से ये अरिष्ट और आसव का निर्माण आयुर्वेद में किया जाता है। दूसरी चीज, आयुर्वेदिक औषधियाँ आज उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। आयुर्वेदिक औषधियों की पैदावार कोई नहीं करता, ये अपने आप उग जाते हैं और ये उगते हैं गोचर जमीन में या जंगलों में। आज गोचर जमीन गांव में रही नहीं, जंगल कटते जा रहे हैं, जंगल भी कम होते जा रहे हैं, इसलिए आयुर्वेदिक औषधि मिलना मुश्किल हो गया है। और तीसरी बात है, आयुर्वेदिक औषधियों की जानकारी भी होनी चाहिए और उसकी पहचान भी होनी चाहिए, तब जाकर इन औषधियों को आप प्रयोग कर सकते हो। तो इसीलिए फिर चौथी बात ये है कि आज आयुर्वेद का प्रचार प्रसार दुनिया में हो रहा है और दुनिया के लोग
आयुर्वेदिक औषधियों को अपने यहाँ मंगाते हैं, तो यहाँ के व्यापारी पैसे की लोभ में औषधियों को बाहर भेज देते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर उसकी उपलब्धि खत्म हो जाता है। तो इस तरह से आयुर्वेदिक औषधियाँ दिनों दिन कम होती जा रही है। हमें ख्याल है जब हम गंगोत्री में गए थे तो जिन औषधियों को खूनते हुए हम अपनी गुफा जाते थे, आज उन औषधियों को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए 5-5, 10-10 किलोमीटर पहाड़ में ऊपर चढ़ने पर कहीं वो उपलब्ध हो पाते हैं। तो आयुर्वेदिक औषधि इस तरह से अनुपलब्ध होते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य क्या करे? तो ऐसी स्थिति में एक चिकित्सा पद्धति है जो सर्व सुलभ है और इसका साइड इफेक्ट भी नहीं के बराबर है और बिना पैसे के मिलता है और कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता। उस चिकित्सा पद्धति को सूर्य रश्मि चिकित्सा कहते हैं। सूर्य रश्मि चिकित्सा या रंग चिकित्सा या कलर थेरापी भी इसको कहते हैं। सूर्य किरण हमारे घरों में स्वयं ही पहुंच जाती है और उस किरण का उपयोग करके जो चिकित्सा की जाती है उसे सूर्य रश्मि चिकित्सा या किरण चिकित्सा ये कहा जाता है। इस चिकित्सा पद्धति का प्रयोग व्यापारी लोग तो करते हैं परंतु आम जनता नहीं कर रही है। आम जनता इस चिकित्सा पद्धति का प्रयोग नहीं करता और ये चिकित्सा पद्धति बिना पैसे की चिकित्सा पद्धति है और सर्व सुलभ है, आपके घर में उपलब्ध है। इसी का प्रयोग करना चाहिए। व्यापारी लोग कैसे प्रयोग कर रहे हैं आप लोग देखेंगे। एलोपैथी टॉनिक, होम्योपैथी टॉनिक या आयुर्वेदिक टॉनिक, टॉनिक के बॉटल हमेशा ब्राउन रंग का वाटर में होगा, ऑरेंज रंग के वाटर। यदि ऑरेंज रंग के वाटर में आप पानी भी तैयार करके आप पियोगे तो आपके लिए टॉनिक कहीं काम करेगा। इसी तरह से पेट के रोगों के लिए जो ड्रिंक बनता है वो हरे रंग के बॉटल में उपलब्ध होता है। सिट्रा इत्यादि जो हेल्थ ड्रिंक है वो हरे रंग के बॉटल में बनता है। तो ये हरे रंग के बॉटल में यदि आप पानी भी तैयार करके पियो तो वो भी आपके पेट के रोगों को दूर करने वाला सिद्ध होगा।
और एक औषधि है जो नीले रंग के बोतल में होता है और लगभग हर घरों में उपलब्ध होता है। उस बोतल को का नाम बताएं। और कौन से बोतल है जो नीले रंग में होता है और उसमें एक औषधि होती है जिसका प्रयोग हर घर में किया जाता है? हल्दी बोतल है। नीले रंग का बोतल, नीले रंग की बोतल, नीले रंग की बोतल कह रहे हैं। आम जनता कलर थेरापी का प्रयोग नहीं करता और कलर थेरापी बहुत सरल, सुगम और साइड इफेक्ट से रहित चिकित्सा पद्धति है। इसके लिए कोई ज़्यादा जानकारी की भी जरूरत नहीं। आपको जड़ी बूटियों की जानकारी हो या अन्य जानकारी कलेक्ट करके रखना हो, ऐसी भी बात नहीं है। सूर्य की किरण हमारे घरों में स्वयं ही आ जाती है, उसी का उपयोग करना है। और इसके उपयोग में सिर्फ बॉटल की जरूरत होती है, अलग अलग रंगीन बॉटल, और उसमें औषधि तैयार हो जाती है। तो सूर्य किरण चिकित्सा एक बहुत सरल, सुगम चिकित्सा पद्धति है। इसके संदर्भ में पुराणों में कथा आती है कि भगवान सूर्य रथ में बैठकर 7 घोड़े से जुते हुए रथ में बैठकर प्राणी मात्र तक आते हैं और अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। तो भगवान सूर्य हमारे तक नहीं आते, ये भगवान सूर्य हमारे तक आते हैं। सात रंग आती है। भगवान सूर्य हमारे तक नहीं आते। यदि भगवान सूर्य हमारे तक आए तो हम ही खाक हो जाएंगे जल के। भगवान सूर्य हमारे तक नहीं आते, परंतु उनकी किरण आती है। तो भगवान सूर्य किरण रूपी रथ में बैठकर हमारे तक आते हैं और इस किरण में 7 अश्व माने शक्ति, अश्व माने घोड़े, ये जुते हुए हैं। ये 7 रंग कौन कौन से हैं? वॉयलेट, इंडिगो, बैंगनी, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विग्योर या बैआपी हपी नाला, ये 7 रंग हैं। बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये 7 रंग इस किरण में होते हैं। और ये किरण, हर किरण अपनी शक्ति से भरपूर रहते हैं, अपना गुण धर्म को लेकर रहते हैं। आदमी खोजों के अनुसार इन 7 रंगों के अलावा भी कुछ रंग होते हैं। इंफ्रारेड, तीव्र लाल या पराकाशनी, अल्ट्रावायलेट किरण, एक्स रे, अल्फा रे,
बीटा रे और गामा रे हैं। इन किरणों का प्रयोग करके जो चिकित्सा की जाती है उसे सूर्य रश्मि चिकित्सा कहते हैं। तो इन किरणों के गुण धर्म को जानना बहुत जरूरी है और उनके गुण धर्म को जानेंगे तभी उसका प्रयोग आप करके लाभ उठा सकेंगे। तो इनके रंगों की विषय में हमने अपने शारीरिक स्वास्थ्य नामक पुस्तक में अध्यात्म बोध और दिव्य जीवन प्रथम सोपान शारीरिक स्वास्थ्य नामक पुस्तक में प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत अग्नि तत्व चिकित्सा के अंतर्गत सूर्य रश्मि चिकित्सा का चैप्टर है जिसमें इन रंगों का वर्णन मिलता है। तो इन रंगों के बारे से पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर इसके संदर्भ में अन्य बातें आपको बताई जाएंगी। आप में से कौन है जो पढ़ के सुनाएगा, क्योंकि मेरी आँख पढ़ नहीं पाती। तो जो पढ़ सकते हो वो इसको पढ़ के सुनाए। पढ़ा हो जाए। ये यहाँ पर सूर्य रश्मि चिकित्सा लिखा हुआ है, इसको पढ़ के सुनाए। सूर्य रश्मि या किरण चिकित्सा। सूर्य प्रकाश 7 रंगीन किरणों से बना है। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इधर आ जाओ, बाबू जी को कब सुनाई देता है? थोड़ा इधर आ जा, इधर बीच में आ जा। नहीं, यहाँ खड़ा हो जा, आने में हो जाए खड़ा। इनमें 3 रंग प्रधान है, नीला, पीला, लाल। इनके अतिरिक्त आधुनिक खोजों के अनुसार नीलोत्तर, अल्ट्रावायलेट, तीव्र लाल, इंफ्रारेड, एक्स-रे, अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे है। इन सभी किरणों के गुण धर्म का ही प्रयोग करके जो चिकित्सा की जाती है उसे सूर्य रश्मि चिकित्सा कहते हैं। सर्वप्रथम इन किरणों को संक्षिप्त वर्णन करना यहाँ आवश्यक है। इंफ्रारेड किरणें, यह अदृश्य गर्मी की किरण है जो पृथ्वी में बहुत दूर तक घुसती है और वनस्पति संसार को जीवन प्रदान करती है। हमारे चर्म भागों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। रक्त की कमी, अंगों में सूजन, संक्रामक रोग, गठिया, वात, रक्त की स्थानीय अधिकता में लाभकारी है। अदृश्य होने से कृत्रिम किरण की ही प्रयोग करते हैं। लाल किरणें, सूर्य रश्मि पुंज में 80% केवल लाल व तीव्र लाल किरणें होती है। यह गर्मी की किरणें होती है जिनका 100% ग्रहण हमारे चर्म भाग करते हैं। स्नायु मंडल को उत्तेजित करना इसका विशेष कार्य है। यह रंग अकड़ी नसों का शैथिल्य, सर्दी से हुई सूजन, शीताणु आदि स्नायु मंडल के रोगों में लाभकारी है। विद्युत गुण वाला है। शरीर के निर्जीव भाग को चैतन्यता प्रदान करने में अद्वितीय है। लूले लंगड़े मनुष्य तक भी अच्छे हो सकते हैं। इसका जल विशेषकर मालिश करने, लगाने व पट्टी देने के कार्य में आता है। यदि भूल से यह जल भी पी लिया जाए तो खून की दस्त या कय होने का भय रहता है। कमी होने पर अधिक सुस्ती व निद्रा, भूख की कमी तथा कब्ज भी रहते हैं। नेत्र, नाखून नीले हो जाते हैं तथा दस्त का रंग चिट्टा या नीला होता है। इस रंग की वृद्धि से
अंगों में सूजन व गर्मी का विकार होता है। यह रंग चंचलता व स्वभाव में प्रखरता लाता है, परंतु गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। नारंगी किरणें, यह भी गर्मी बढ़ाता है। दमा रोग की अक्सर दवा है। नसों की बीमारी, लकवा आदि वात व्याधियों की एक ही औषधि है। तिल्ली बनाना, मूत्राशय, आंतों की शिथिलता, उपदंश आदि रोगों में नारंगी किरण से तप्त जल काम में आता है। पेट की सफाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पीला, यह रंग बुद्धि, विवेक व ज्ञान की वृद्धि करने वाला है। यह रंग पेट, जिगर, तिल्ली, फेफड़ों तथा हृदय के रोगों में विशेष हितकर है। गुड़गुड़ाहट, पेट फूलना, पीड़ा, कोष्ठबद्धता, अर्जीन, कृमि रोग, उदरभ्रंश, मेद विकार आदि में पीली किरण से तप्त जल थोड़ा थोड़ा कुछ दिन सेवन करें। अधिक से हानि हो सकता है। कमी से व नीले रंग की वृद्धि से मेद रोग, गुल्म रोग, शूल, पतली व मसूड़ों का दर्द, यौनिजन्य शूल, कृमि, दिल का रोग, फेफड़ों का रोग, कोष्ठबद्धता तथा शोथ हो जाता है। हरी किरणें, नेत्र व त्वचा के रोगों में विशेष उपकारी है। भूख बढ़ाता है। जिसको गर्मी, खुजली, नासूर आदि चर्म रोग हो, उन्हें हरे रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। चेचक, हाथ पांव का फटना, दर्द, खाज, फोड़ा, गंज, रक्तपित्त, स्त्रियों का रक्त प्रदर, बवासीर अच्छा हो जाता है। शरीर के पकने, सड़ने, बहने, दुर्गंध वाले स्थानों को जो किसी औषधि से न ठीक हो, इससे अवश्य दूर हो जाता है। ठंडक पहुंचाने वाला है। ज्ञान तंतुओं को व स्नायु मंडल को बदल देता है। कटी व मेरुदंड के निचले भाग के कष्टों को दूर करता है। स्वप्न दोष में भी लाभकारी है। आसमानी किरणें, यह रंग ठंडा व शांतिदायक है। विद्युत व पौष्टिक शक्ति से युक्त है। गर्मी की अधिकता वाले रोग जैसे ज्वर, श्वास, काश, सिर पीड़ा, पेचिश, अतिसार, संग्रहणी, मस्तिष्क के रोग, प्रमेह, पथरी, मूत्र विकार आदि इस रंग से सरलता से अच्छे हो जाते हैं। इसकी कमी से क्रोध अधिक आता है। चुपचाप बैठा नहीं जाता। कभी कभी शरीर गर्म हो जाता है। पतले दस्त भी हो जाते हैं। आंखें गुलाबी, नाखून लाल तथा दस्त व पेशाब लाल या पीला हो जाता है। कमी से शरीर के जोड़ों में अकड़, दर्द, प्रमेह, पथरी, दाह, खट्टी और कड़वी उबकाई का आना, गर्दन अकड़ना, बाल गिरना व नेत्र रोग उत्पन्न होते हैं। नीला तप्त जल बिच्छू, मक्खी काटने पर मलने या पट्टी लेने से आराम देता है। इंडिगो नीली किरणें, इसकी कमी से ज्वर, अतिसार आदि रोग हो जाते हैं। नीली किरण तप्त तेल के व्यवहार से कुसमय में बालों का गिरना, पकना व कड़े होना, सिर दर्द इत्यादि समूल नष्ट हो जाते हैं। दिमाग को शांत रखता है तथा ताकत पहुंचाता है। बैगनी किरणें, इसकी प्रकृति शीतल है। जिसकी कमी से हैजा, अतिसार, प्रलाप आदि रोग हो जाते हैं। पागल कुत्ते के काटने, मस्तिष्क दौर्बल्य, मस्तिष्क दौर्बल्य तथा हृदय की धड़कन में बैगनी किरण तप्त जल लाभकारी है। यह विद्युत किरणें है जो सभी प्राणियों के जीवन के लिए आवश्यक है। नीलोत्तर पराकाष्णी अल्ट्रावायलेट किरणें, यह अदृश्य किरणें है। इसमें जीवन शक्ति व स्वास्थ्यवर्धक गुण है जो अत्यंत है पर प्राकृतिक रूप से प्राप्त करना बड़ा कठिन है। केवल सूर्योदय के समय उपलब्ध होता है।
वह भी नंगे बदन होकर लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि यह छोटी आवरण को भी भेद नहीं सकता। समुद्र तट और पर्वतों में इसकी मात्रा अधिक होती है। सभी तरह के चर्म रोग, ज्वर, क्षय, हड्डियों के टेढ़ेपन, मधुमेह, हिस्टीरिया और स्त्रियों के मासिक धर्म संबंधी रोगों में भी हितकर है। सूर्य की रंगीन किरणें की प्रयोग विधियाँ। इनको छोड़ो, इधर रख दो। तो गुरुजी पहले के अस्पतालों में हरी चद्दर इसलिए होती थी, हरी चद्दर, हरी तकिया। वह जो तीव्र लाल किरणें हैं, इंफ्रारेड किरणें, ये अदृश्य किरणें हैं और ये पृथ्वी में घुसकर वनस्पति संसार को जीवन प्रदान करती है। ये प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त नहीं होता, ये कृत्रिम रूप से इसका प्रयोग मिलता है। इंफ्रारेड लैंप बाजार में मिलता है और इसका प्रयोग करके पैर में सूजन है, दर्द है, तो उसको दूर करने में काम आता है। लाल रंग ये सूर्य किरण में 80% है और ये गर्मी बढ़ाता है और इसका प्रयोग बाहर एक्सटर्नल प्रयोग होता है। इंटरनल में लाल रंग से तप्त जल केवल बाहरी पट्टी लगाने, मालिश करने के काम में आता है, पर पीने के काम में नहीं आता। यदि आप भूल से लाल रंग की जल पी लिए तो आपको खून के दस्त या उल्टी होने लग जाएंगे। इस संदर्भ में एक घटना है। गांधी जी कलकत्ता में थे, तो उनके रहते हुए भी कलकत्ता में प्राकृतिक चिकित्सा का सम्मेलन हुआ। भारत और अन्य देशों के प्राकृतिक चिकित्सक उसमें आए और सम्मेलन में सब ने अपना अपना अनुभव और प्रयोग प्राकृतिक चिकित्सा पर वर्णन किए। अंत में खुदीराम बोस जी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो भी उसमें थे। उनको बोला गया कि आप अपना अनुभव बोलिए। वो आए, उन्होंने कहा कि मुझे प्राकृतिक चिकित्सा पर कुछ अनुभव नहीं है, कोई प्रभाव मुझे नहीं पता है, मैं तो एलोपैथी दवाई खाता हूँ और उसके प्रभाव से मैं परिचित हूँ। तो उन्होंने जब ऐसी बात कही उस सम्मेलन में, तो सब आश्चर्यचकित हो गए। तो उनमें से एक चिकित्सक जो है, एक गिलास में पानी लेकर उनके पास आया, सर ये जल पी लीजिए। खुदीराम बोस जी उस जल को पी लिए। जल पीते ही उनकी तबीयत खराब जैसे होने लगा। तुरंत उस सम्मेलन से अपने घर आए। घर आने के बाद उनको खून के दस्त और उल्टी होने लगे। तुरंत उन्होंने अपने जो चिकित्सक है, फैमिली डॉक्टर, उसको उसको बुलवाया और बोला कि मुझे खून के दस्त उल्टी हो रहे हैं, देखो। उन्होंने देखा, परीक्षण किया, कुछ समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने, डॉक्टर ने पूछा कि आपने क्या कुछ खाया पिया है? बोले मैं कुछ खाया पिया नहीं हूँ, मैं तो सम्मेलन में था, प्राकृतिक चिकित्सा के सम्मेलन में, और वहाँ से यहाँ आया हूँ। आने के बाद खून के दस्त और उल्टी हो गए। डॉक्टर अब चक्कर में। डॉक्टर ने फिर कहा कि देखो आपने कुछ न कुछ जरूर खाया या पिया है,
याद करो। तो उन्होंने याद किया तो बोला कि मैंने एक गिलास में पानी पिया था और उसी के बाद मेरी तबीयत जो है खराब मुझे महसूस हुआ और यहाँ आने के बाद खून की दस्त और उल्टी होने लग गए। तो डॉक्टर ने बोला कि बस जो व्यक्ति ने ये आपको पानी पिलाया था उसी से पूछो, उसी में कुछ था जिससे कि आप के अंदर खून की दस्त और उल्टी होने लगे। तो उस आदमी की खोज की गई और अंत में वो आदमी मिल गया। वो आदमी मिला तो उसको बुलाया गया। वो आया, बोले क्या बात है कि आपने खुदीराम बोस जी को जल पिलाया था? कहे हाँ पिलाया था। क्या हुआ? बोले उनको खून के दस्त और उल्टी हो रहे हैं। तो ये तो होना था। तो उनको लेकर आए तो बोले कि भाई ये आपने क्या जल में मिलाया हुआ था? बोले उसमें कोई चीज़ नहीं मिलाया था, वो सूर्य रश्मि चिकित्सा का लाल रंग से तप्त वो जल था। लाल रंग के से तप्त तपा हुआ वो जल था। वो जल इनको पिलाया। तो उससे क्या होता है? बोले उससे खून के दस्त और उल्टी होते हैं। इनको प्राकृतिक चिकित्सा का प्रभाव दिखाना था, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो बोले अब इसको उपचार करो, इसको ठीक करो। तो उन्होंने नीले रंग का जल ले आया था, वो नीले रंग का जल उनको पिला दिया तो खून के दस्त और उल्टी बंद हो गए। तो इस तरह से लाल रंग केवल एक्सटर्नल प्रयोग किया जाता है, अंदर के लिए नहीं प्रयोग किए जाते। तो लाल रंग का आप मालिश कर सकते हो, बाहरी प्रयोग कर सकते हो। लाल जिलेटिन पेपर या सिलोफिल पेपर को आप रैप करके धूप में रखें तो पैरों में जो खून का संचार नहीं होता वो ठीक हो जाएंगे। दर्द है तो दर्द हो जाएगा। जब लाल जिलेटिन पेपर या सिलोफिल पेपर लगाकर धूप में रखते हो, यदि शरीर में पसीना आ गया तो आपका शरीर ठीक हो गया। जब तक पसीना नहीं आया तो आपके शरीर में गड़बड़ी अभी है, ये मानना। फिर इसके बाद नारंगी रंग, ये टॉनिक का काम करता है। ब्राउन रंग के बॉटल में सब टॉनिक मिलते हैं और इसका प्रयोग आप पीने के लिए भी कर सकते हो और अन्य प्रयोग भी आप कर सकते हो। तो नारंगी रंग की किरण ये विशेष करके जो श्वास दमा की जिनको शिकायत है वे ब्राउन रंग के बॉटल को धूप में रख दें, कार्क लगाकर आधा 1 घंटा 2 घंटा, फिर उसके अंदर की हवा को नाक से खींचे तो उनको इनहेलर या नेबुलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो श्वास दमा के रोगियों के लिए ये ब्राउन रंग का ऑरेंज रंग के बॉटल बहुत उपयोगी है। और आपके ये लकवा है, पैरालिसिस है, वाय गठिया है, उसके लिए भी नारंगी रंग के तप्त जल पीना चाहिए। नारंगी रंग का सेक लेने से भी लाभ मिलता है। और भोजन करने के बाद ऑरेंज रंग के बॉटल का पानी पीने से भोजन पचता भी है और ताकत भी देता है। इस तरह से ब्राउन रंग का प्रयोग करना चाहिए। फिर पीला रंग बुद्धि विवेक का प्रतीक है।
पीले रंग से, पीला रंग सबसे ज़्यादा गर्म होता है लाल, उससे कम गर्म होता है ऑरेंज, ऑरेंज से कम गर्म होता है पीला। तो पीले रंग के जल पीने से आपके लीवर, स्प्लीन और मूत्राशय संबंधी अनेक उदर रोगों में ये लाभकारी है। और इसको थोड़ा थोड़ा आपको पीना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। ये पूरे शरीर के लिए उपयोगी है और पीले रंग का प्रयोग करने से शरीर की बीमारी कुछ दिनों में को दूर होते हैं। हरा रंग प्रकृति का बैलेंसिंग रंग है। हमारे जो 7 किरणें हैं उसमें पहला जो लाल, ऑरेंज और पीला, ये पित्त का प्रतीक है, पित्त को बताने वाला है। और नीला, आसमानी और बैगनी ये कफ का प्रतीक है। और वात का प्रतीक है हरा रंग। ये प्रकृति, ये बैलेंसिंग है। तो हरे रंग का प्रयोग करने से आपकी अनेक प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। विशेष करके आँख के रोग और चर्म रोगों में हरा रंग का कपड़ा पहनना बहुत उपयोगी है। पहले आँख के ऑपरेशन में आँख के पर हरी पट्टी बांध देते थे, अब तो नहीं है, परंतु पहले ऐसा होता था। तो हरा रंग नेत्र रोगों में और स्किन प्रॉब्लम में बहुत उपयोगी है। किसी भी तरह का आपको खाज, खुजली इत्यादि आपके शरीर में है तो हरे रंग के कपड़े पहनो। और जो घाव किसी भी दवाई से ठीक नहीं होती, बदबू आती रहती है, तो ऐसे घाव में हरे रंग की पट्टी बांधने से वो घाव कुछ दिनों में ही भर जाएगा बिना दवाई के। और हरे रंग के जो पानी है उसको पीने से भूख लगती है, भोजन को पचाता है। तो भोजन करने के पहले हरे रंग का पानी पीना चाहिए। और हरे रंग के पानी का प्रयोग ना आँख में करने से मोतियाँ नहीं होती। तो इस तरह से हरे रंग बहुत उपयोगी है। नीला रंग जो भी पित्त से उत्पन्न रोग हैं उसको दूर करने में उपयोगी है। जैसे आपको खांसी आ रहा है, आपको डिसेंट्री, डायरिया हो गया है, ज्वर आया हुआ है, तो नीले रंग का प्रयोग कीजिए और उससे आपको आराम मिलेगा, लाभ मिलेगा। और जो आसमानी रंग है, नीले रंग का प्रयोग बालों के लिए बहुत उपयोगी है। जिनके बाल टूटते हों, सफ़ेद होते हों, गंजा हो रहे हों, उसे नीले रंग के बॉटल में तेल तैयार करके उसका प्रयोग करने से बाल लंबे, घने, काले हों बने रहेंगे, बाल टूटेंगे नहीं। तो इस तरह से नीला रंग, आसमानी रंग बहुत उपयोगी है। बैगनी रंग में स्वास्थ्यवर्धक गुण तो बहुत है और ये उपयोगी भी है। ये ज़्यादा ठंडा होता है और जो मस्तिष्क में विकृति के कारण से बोलते रहते हैं, उनको कोई होश हवास नहीं रहता। और संग्रहणी
डायरिया, ये बीमारियां होती हैं क्रॉनिक, उसमें बैंगनी रंग का जल देने से लाभ मिलता है या बैंगनी किरण का प्रयोग करने से लाभ मिलता है। और बैंगनी जो है इन्फेक्शन से भी बचाता है। आजकल यदि आप नर्सिंग होम में जाएंगे जहाँ पर बच्चे का डिलीवरी होता है, वहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रंग का ट्यूबलाइट लगा होता है। ये ट्यूबलाइट इसलिए लगाते हैं कि इन्फेक्शन की डिसीज बच्चे को ना हो। तो ये वायलेट रंग इन्फेक्शन से भी बचाता है। और ये अल्ट्रा वायलेट किरण बहुत ही उपयोगी है, परंतु ये उपलब्ध बहुत कम होता है। केवल सूर्योदय के समय ही थोड़ी देर के लिए उपलब्ध होता है, वो भी नंगे बदन में रहेंगे तब इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि ये किरण छोटी आवरण को भी भेद नहीं सकता। और पर्वत और समुद्र के किनारे में इसकी मात्रा ज़्यादा अधिक होती है। और ये क्षय रोग, हड्डी की टेढ़े मेढ़े में और अनेक क्रॉनिक डिसीजों में, एमसी संबंधी प्रॉब्लम में, महिलाओं की जो तकलीफ है रक्त प्रदर इत्यादि, उसमें भी ये बहुत उपयोगी है। अब इस चिकित्सा पद्धति का कैसे प्रयोग करेंगे? इस चिकित्सा पद्धति का प्रयोग केवल कांच के बॉटल में किया जाता है, प्लास्टिक के बॉटल नहीं, केवल कांच के बॉटल। और कांच के बॉटल पहले उपलब्ध भारत में नहीं थे। केवल ब्राउन रंग का बॉटल, ऑरेंज रंग का बॉटल मिलता था, हरे रंग के बॉटल भी मिल जाते थे, बाकी रंग के बॉटल नहीं मिलते थे। लाल रंग के बॉटल, आपके नीले रंग के बॉटल, पीले रंग के बॉटल, बैंगनी रंग के बॉटल सब नहीं मिलते थे। अब तो मिल जाता, परंतु आज उपलब्ध होता है। यूपी में सिकवाबाद के पास कोई है फैक्ट्री वाला, वो बनाता है और 300 रुपये में एक बॉटल बेचता है। और बड़े शहरों में ढूंढोगे तो सब मिल जाएगा। यदि इंटरनेट में आप ढूंढोगे तो सूर्य रश्मि चिकित्सा के इसमें उसका भी नाम मिलेगा और उससे हम मंगा सकते हो। तो इस तरह से आप हर रंग के बॉटल आप रख सकते हो और उस बॉटल में जिस तरह के रंग के बॉटल आपको बनाना है, उस तरह के बॉटल में आप पानी या तेल भर के धूप में रख दो। और धूप कैसे रखना? धूप जहाँ पर अधिक से अधिक समय तक धूप आपको मिलती हो, ऐसी जगह में लकड़ी का एक पाटा आप फिक्स कर दो। वो पाटे में कोई पेंट न लगा हो, केवल लकड़ी हो, पेंट वाली लकड़ी नहीं चलेगा। और बॉटल में 3/4 जल या तेल भरकर उस बॉटल कपड़े के ऊपर में रख दीजिए और धूप लगने दीजिए। तेल या पानी आपका तैयार हो जाएगा। और जिस तरह के पानी आपको चाहिए उस तरह के पानी तैयार होने के बाद 50 ml जल आप पीजिए। आपको ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा तकलीफ है, थोड़ी देर बाद फिर 50 ml पीजिए। इस तरह से इसका प्रयोग विधि है। अब यदि आप घर में नहीं हैं, यात्रा में हैं, परदेश में हैं, तो वहाँ तो बॉटल से
सूर्य की किरण तैयार नहीं कर सकते, तो वहाँ पर के लिए आप चीनी, मिश्री या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, होम्योपैथी की जो गोली होती है, उस गोली को जिस रंग के बॉटल में डालकर उसको धूप में रख दें, वो तैयार हो जाएगा। जब इसको तैयार करते हो तो बॉटल में रखे हुए पदार्थों को हिलाते रहना चाहिए, बॉटल को घुमाते रहना चाहिए, ताकि धूप जो है हर तरफ से अंदर घुसे। नहीं तो जिस तरफ धूप पड़ेगा उधर तो चार्ज हो जाएगा, और जिधर धूप नहीं पड़ेगा वहाँ तो चार्ज नहीं होगा। इसलिए हर तरफ से धूप को डालना है। इसके लिए या तो हिलाते रहो या बॉटल को घुमाते रहो। और इस तरह से तैयार हो गया, और उसको आप लेकर रख कर कहीं भी जा रहे हो, ट्रेन में बाहर सफ़र कर रहे हो, उसका प्रयोग कर सकते हो। गुरुजी एक बात पूछनी थी, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, ये तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हो। तो सूर्य रश्मि चिकित्सा का प्रयोग आप घर में भी कर सकते हो। यदि आपके घर में बच्चा खूब सोता है, सोते ही रहता है, आलस में पड़ा ही रहता है, ऐसे बच्चे को एक्टिव करने के लिए उसके कमरे में लाल रंग का नाइट बल्ब लगा दो, और लाल रंग का कपड़ा पर्दे लगा दो, तो वो आदमी ज़्यादा देर तक सो नहीं पाएगा और वो स्वयं काम करने लग जाएगा। यदि आपको नींद नहीं आती हो, तनाव टेंशन बना रहता हो, तो आप नीले रंग का नाइट बल्ब अपने कमरे में लगाएं, नीले रंग का पर्दा, नीले रंग का बेडशीट का प्रयोग करें, तो आपका तनाव टेंशन कम होकर आपको नींद आने लग जाएगा। यदि आपको बुद्धि विवेक बढ़ाना है बच्चे का, तो उसके कमरे में पीले रंग का नाइट बल्ब लगा दो, तो बच्चा आप पीले रंग का बेडशीट, पीले रंग का पर्दा उसके कमरे में लगा दो, तो उसका दिमाग बढ़ जाएगा और उसके अंदर बुद्धि विवेक आने लग जाएगा। और यदि आपको स्वस्थ शरीर चाहिए तो हरे रंग का नाइट बल्ब लगा के रखो, इससे आपकी स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। इस तरह से सूर्य रश्मि चिकित्सा का प्रयोग करके आप लाभ उठा सकते हो। जैसे सर्दी जुकाम है तो आप नीले रंग का जल पीजिए या हरे रंग का जल पीजिए, तो आपको लाभ मिलेगा। और तो इस तरह से सूर्य रश्मि चिकित्सा का प्रयोग करके हर तरह के रोग बीमारियों में का भी आप लाभ उठा सकते हो। और इसके लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, और ना कोई ज़्यादा जानकारी की भी जरूरत नहीं। जड़ी बूटियों के लिए तो बहुत जानकारी भी चाहिए कि जड़ी बूटियों को पहचानना भी चाहिए और उसकी प्रयोग विधि को भी जानना चाहिए, तब जाके जड़ी बूटियों का प्रयोग कर सकते हो। तो इस तरह से सूर्य रश्मि चिकित्सा आज के समय में बहुत ही उपयोगी है। और ये निश्चित है, जब तक सूर्य है तब तक सूर्य की किरण है। जिस दिन सूर्य सृष्टि में खत्म हो जाएगा तो ये सृष्टि भी खत्म हो जाएगा।
इसलिए जब तक सूर्य है तब तक उसकी किरण है, तब तक किरण का प्रयोग करके आप अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हो। तो यह है सूर्य रश्मि चिकित्सा। यदि किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। गुरुजी, जैसे इसमें सूर्य तो किरण चाहिए, अगर हम कोई पीले रंग की पन्नी लगा ली ऊपर और उसके नीचे बैठ जाए, सूर्य की रोशनी उस पर पड़ जाए, जहाँ पे पीले रंग की रोशनी पड़ रही है वहां बैठ जाए, तो भी लाभ होएगा? हाँ, मतलब पानी ही जरूरी नहीं, उसके नीचे अगर वैसी रोशनी आ रही है तो उससे भी लाभ हो जाएगा। पीले रंग का जो पन्नी है या ये है कांच का, कांच तो आता है ना पीले रंग का, जी। वो कांच का वो ये बना रखते भी, और उसके अंदर आप बैठ जाओ, लाल रंग का बना लो या हरे रंग का बना लो जी। उसके अंदर आप होंगे तो उस तरह के गुण मतलब जिस तरह की परेशानी है उस तरीके के कलर का कांच नीचे बैठ। हाँ, और महाराज जी कपड़ा भी पहन सकते हो उस रंग का? हाँ, कपड़ा जैसे हर व्यक्ति की कपड़े के दुकान में आप जाते हैं तो कपड़ा दुकान वाला हर रंग के कपड़ा आपके सामने फेंक देता है। जी। आप उसमें से आपका जो फेवरेट कलर है, जो आपको चाहिए, उसी को आप उठाएंगे और उसी को खरीदेंगे, दूसरे रंग के कपड़े को नहीं उठाएंगे। तो हर व्यक्ति की अपनी लाइकिंग कलर होता है, उसका भी एक साइंस है। हाँ, इसका भी एक साइंस है। आप किस रंग को पसंद करेंगे, तो ये इस तरह से चॉइस होता है। और कोई पर्पस? और वो आपने नारंगी किरणों में बता रहे थे दमा के लिए और बाकी, तो उसमें आपने ब्राउन बॉटल बोला। ब्राउन ऑरेंज एक ही है। और महाराज जी कपड़ा कौन से मटेरियल का? कॉटन, पॉलिस्टर, नायलॉन? कॉटन। कॉटन। और ये साधु महात्माएं ये नारंगी वस्त्र पहनते हैं, उसका क्या राज है? साधु बन जाओ तो पता लग जाएगा। ये त्याग का प्रतीक होता है। ये सही। और कोई प्रश्न? ओम तत्सत। अब चुंबक चिकित्सा पर चर्चा करते हैं। जिस पृथ्वी पर आप बैठे हो, ये पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है, और चुंबक में दो पोल होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। हमारे पृथ्वी में भी दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और इन दोनों पोलों के बीचों बीच एक रेखा होती है, उसे बोलते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर। इक्वेटर से ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिण गोलार्ध बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव का ज़्यादा प्रभाव होता है, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव का ज़्यादा प्रभाव होता है। और 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा होता है, और 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा होता है। और सूर्य जो है कर्क रेखा मकर रेखा के बीच ही गमनागमन करता है। अभी आज 20 दिसंबर है, 23 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा में पहुंच जाएगी, मकर रेखा में। रात लंबी होगी तो सबसे लंबा छोटी दिन होगा, सबसे बड़ा रात होगा। और 24 दिसंबर से
दिन बढ़ना आरंभ हो जाएगा और सूर्य जो है मकर रेखा से उत्तर दिशा की तरफ, इक्वेटर की तरफ आने लग जाएगा। तो ये उत्तरायण हो जाएगा। 25 दिसंबर के बाद उत्तरायण होना आरंभ हो जाता है और स्पष्ट जो पता लगता है मकर संक्रांति के बाद उत्तरायण हो गया है। अब 23 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा में पहुंच जाएगा, तब तक उत्तरायण होता है। और 23 जून के बाद दक्षिण की तरफ मकर रेखा की तरफ सूर्य आने लगता है, तब दक्षिणायन होता है। इस तरह से उत्तरायण और दक्षिणायन को जानना चाहिए। अब सूर्य की इस तरह से जो किरण है, इक्वेटर के पैरेलल जो किरणें रेखाएं हैं, उसको अक्षांश रेखा बोलते हैं, लैटिट्यूड। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को एक काल्पनिक रेखा से मिला दो और उसके समानांतर रेखा जो होती है वर्टिकल, उसको देशांतर रेखा बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं के कारण ही आज अनेक चमत्कार आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। आप हवाई जहाज में बैठ जाते हो और आसमान में हवाई जहाज उड़ने लगती है, आपको नहीं पता लगता कि जहाज किस दिशा में जा रही है, उत्तर में कि पश्चिम में कि पूरब में कि दक्षिण में। और आपकी जहाज जहाँ आपको पहुँचना है वहीं पर उतर जाती है। ये सब कैसे होता है? ये होता है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के कारण से उसी जगह में उतरती है प्लेन। और आजकल ड्रोन मिसाइल अमेरिका जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान में डालता था, आजकल यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हो रहा है उसमें ड्रोन मिसाइल छोड़ते हैं, तो जिस टारगेट में छोड़ते हैं वहीं पर ड्रोन मिसाइल जाकर हिट करेगा, दूसरी जगह नहीं। तो ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं के कारण, जैसे गूगल में जाओगे तो हमारी इस जगह का भी अक्षांश और देशांतर रेखा मिलेगी। और यदि किसी को ड्रोन मिसाइल यहाँ डालना होगा तो यहीं गिरेगा, अगल बगल में नहीं गिरेगा। इतना एक्यूरेसी इन काल्पनिक रेखाओं के द्वारा होता है। तो ये तो आपको एक नॉलेज की दृष्टि से मैंने बता दिया, परंतु पृथ्वी का जो पुत्र है, बच्चा है, वो इंसान है। और हमारे जो चीज पृथ्वी में है घटित हो रहा है, वही चीज हमारे शरीर में भी है। हमारे शरीर में भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, और हमारे शरीर में इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। तो हमारा सिर जो है उत्तरी ध्रुव है और पैर जो है दक्षिणी ध्रुव है, और नाभि जो है इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। नाभि जो है 0 है, यहाँ पर न उत्तरी ध्रुव का प्रभाव है न दक्षिणी ध्रुव का प्रभाव है, ये न्यूट्रल प्लेस है। इसलिए नाभि हमारा सेंटर पॉइंट है। नाभि से ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, नाभि से नीचे दक्षिणी गोलार्ध है।
जैसे पृथ्वी में उत्तरी गोलार्ध में सभी देश हैं, उत्तरी अमेरिका, पूरा यूरोप, पूरा एशिया, ये सब उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक इसी तरह से हमारे शरीर में भी जो महत्वपूर्ण जो ऑर्गन अवयव हैं वे सब नाभिक से ऊपर ही हैं। लिवर, स्प्लीन, लंग्स, हार्ट, दिमाग, थायराइड, एड्रिनल, किडनी इत्यादि सब, ये सब उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। तो इस तरह से नाभि से ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नाभि से नीचे दक्षिण गोलार्ध। अब भारतीय परंपरा में अर्धनारीश्वर भगवान की पूजा की जाती है। अर्धनारीश्वर भगवान का फोटो देखे हो? क्या होता है? आधे नारी महादेव बाबा है, आदि पार्वती मैया। हाँ, तो हमारे शरीर का दाहिना हिस्सा पुरुष है, शिव है, और बायां अंग पार्वती है, शक्ति है। तो शिव और शक्ति के मिलने से ये शरीर बना है, शरीर का संचालन होता है। तो शिव जो है पॉजिटिव शक्ति है और पार्वती जो है निगेटिव है। तो हमारा दाहिना अंग पॉजिटिव है, बायां अंग निगेटिव है। चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होंगे, ये नीला है, ये निगेटिव है, ये ठंडा है और पेसिफाइंग है, शांत करने वाला है। और ठीक इसकी विपरीत ये पॉजिटिव है, ये गर्म होता है और ये बढ़ाने वाला होता है। ये बढ़ाने वाला है, ये घटाने वाला है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये एक्टिवेटिंग है, ये पेसिफाइंग है। तो इस तरह से ये चुंबक जो है निगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। तो हमारे शरीर में दाहिना अंग पॉजिटिव है और बायां अंग निगेटिव है। तो पॉजिटिव में निगेटिव को लगा देते हैं और ये निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव को लगा देते हैं। तो इस तरह से सर्किट पूरा हो जाता है और प्राण रक्त की संचार को समुचित रूप से चलाता है। ये बिजली की वायरिंग में भी निगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। तो ये हमारे शरीर में भी ये निगेटिव और पॉजिटिव मिलने से सर्किट पूरा हो जाता है। तो प्राण का संचार ठीक से होने से आपके स्वास्थ्य में अंतर आता है। चुंबक जो है हमारे शरीर में लाल रक्त कण होते हैं जिससे कि हेमोग्लोबिन मापा जाता है। ये आयरन ऑक्साइड के कारण से होता है। आयरन ऑक्साइड ऑक्सीजन को खींचता है और खींचकर हमारे शरीर में उसको संचारित करता है। यदि हेमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन खींचने की क्षमता आपके अंदर कम होगी, हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा। हेमोग्लोबिन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा है, अर्थात आपके अंदर आयरन ऑक्साइड पर्याप्त है। तो इस चुंबक का प्रयोग करने से आपके अंदर हेमोग्लोबिन की वृद्धि होती है, लाल रक्त कण की विकास होता है। जिसका हेमोग्लोबिन कम है वो ये चुंबक का प्रयोग ऐसे करे जिसकी हेमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। बच्चों में तो ज़्यादा जल्दी शीघ्र बढ़ता है, जवानों में भी बढ़ता है, बुढ़ापे में थोड़ा स्लो काम करता है।
तो इस तरह से हमने ये प्रयोग किया। इससे अपर पार्ट ऑफ बॉडी में यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, सिर में दर्द है, श्वास की तकलीफ है, हार्ट बीट बढ़ गया है, अपर पार्ट सर्वाइकल है, तो उसको दूर करने के लिए इस तरह से आपको बैक का प्रयोग करना चाहिए। ये अपर पार्ट ऑफ बॉडी के लिए है। नाभि से ऊपर का हिस्सा अपर पार्ट है, नाभि से नीचे का हिस्सा लोअर पार्ट है। लोअर पार्ट में इसी तरह से ये करने के लिए बाएं पैर में लाल और दाहिने पैर के नीचे में नीला, इस तरह से इसके ऊपर पैर रख दोगे तो आपके लोअर पार्ट बॉडी में खून का संचार होगा। तो इस तरह से आपके शरीर के में खून के संचार को समुचित बनाए रखने के लिए ये चुंबक का प्रयोग किया जाता है। और चुंबक जो है दर्द सूजन को दूर करता है। जैसे आपने इसको प्रयोग किया तो आपके खून में जो आयरन है वो चार्ज हो जाता है और चार्ज होकर फिर वो सर्कुलेट होता है। तो इस तरह से वो सूजन को दूर करता है, दर्द को दूर करता है और प्राण रक्त की सप्लाई को नॉर्मल करके आपको स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो इस तरह से ये चुंबक का प्रयोग है। यदि आपको पैरालिसिस है दाएं अंग में या बाएं अंग में, तो पैरों में लाल और हाथ में नीला रखेंगे दाएं अंग में, तो दाएं अंग की पैरालिसिस दूर होगा। बाएं अंग में रखेंगे तो बाएं अंग का दूर होगा। यदि आपके घुटनों में दर्द है तो घुटने में दर्द है तो ये दोनों प्रयोग करोगे, एक लाल एक नीला, और इस तरह से घुटने में के ऊपर चलाओगे तो घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। और दांत दर्द है, यदि दांत दर्द है तो नीला का प्रयोग करोगे तो दांत दर्द थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा। और फिर दांत दर्द हुआ तो ये समझिए कि दांतों में मसूड़ों में सूजन है, मसूड़े के कारण से दर्द है, तो लाभ को फेरोगे तब दांत दर्द में ज़्यादा लाभ होगा। सूजन के कारण घुटना दर्द है तो लाल को फेरने से ज़्यादा फायदा होगा, केवल नीला फेरने से उतना फायदा नहीं होगा। सूजन के साथ दर्द है तो लाल, और केवल दर्द है तो नीला आपको फेरना चाहिए। इस तरह से चुंबक चिकित्सा का प्रयोग आप कर सकते हो हर तकलीफ में। और जल बनाने के लिए इस तरह से चुंबक को रखो और इस तरफ प्लास्टिक का बॉटल में जल रख दो और इस तरफ भी एक बॉटल रख दो और बीच में एक बॉटल रख दो, तो ये 3 जल एक साथ तैयार हो गए। इधर नीला चार्ज हो गया, ये बीच वाला दोनों मिक्स, और इधर लाल चार्ज में बन गया। यदि आपको एसिडिटी है, गरम लग रहा है, तो एसिडिटी बन रहा है, गरम लग रहा है, पित्त बढ़ गया है, तो नीला जल पिएंगे तो आपको तुरंत लाभ मिलेगा। यदि आपको कब्ज वगैरह है, ढीलापन है, तो ये लाल चार्ज जल पिएंगे तब आपको लाभ मिलेगा। और यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हो, ये मिक्स जल पिएंगे तो आपकी स्वास्थ्य सही बना रहेगा। तो इस तरह से ये जल का प्रयोग इस चुंबक से आप बना सकते हो। तो ये चुंबक शक्ति का प्रयोग है। स्वामी जी, तो ये जो चुंबक है, जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, नॉर्थ साउथ से चलता है, और कहते हैं कि अगर आप सोने के वक्त अपना सर साउथ की तरफ रखें तो ठीक रहता है। नॉर्थ की तरफ से चूँकि सारे जो चुंबक के पावर है आपके सर से निकल कर पाँव में जाती है। जैसे आपको यहाँ बताया जाता है, ये नीले नीले को लगाओगे तो कभी नहीं लगेगा,
ये देखो, ये अलग हो रहा दूर है, वगैरह। लग रहा है। लाल लाल को ये करोगे तो बिल्कुल नहीं लगेगा। ये स्पेशल जो चुंबक है उसका ये लक्षण है लाइट चार्जेस ये। और यदि लाल और नीला करो तो एकदम लगेगा, खींच लेगा। तो हमारे जो सर है वो नॉर्थ है, और नॉर्थ दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ इसको रख के सोओगे तो आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, तनाव टेंशन बना रहेगा और नींद अच्छी नहीं आएगी। जब साउथ की तरफ रखते हो तब आपको अच्छी नींद आएगी। या पूर्व दिशा की तरफ सिर करके सो, या पश्चिम दिशा की तरफ सिर करके सो तो आपको अच्छी नींद आएगी। इसीलिए कहा जाता है उत्तर दिशा की तरफ सिर रख के नहीं सोना चाहिए, और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके पूजा पाठ करो, या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके पूजा पाठ करो। तो ये है। तो इस तरह से इसका चुंबकी शक्ति से संबंध है। महाराज जी, भोजन दक्षिण की तरफ करके नहीं खाना चाहिए। हाँ, उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ जितने शुभ काम हैं वो सब पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ रख के करना चाहिए। एक सा प्रश्न है, आपने कहा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो नाभि है वो